नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और बच्चों, मैं हूं आपकी विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। और आज हम जो लेसन लेकर मैं आपके सामने आई हूं वो है कक्षा 10th का अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बच्चों, मैं समझती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियोस हैं मेरे वो पसंद आ रहे होंगे और आप घर बैठे बैठे इनका रिवीजन करने में, इनकी पुनरावृत्ति करने में और समझने में, इनको अपने कक्षीय वातावरण में समझने में कोई कठिनाई नहीं महसूस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको करना क्या है, लेसन हम शुरू करें उससे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों, हमारे लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेसन में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि मानव नेत्र जो होता है वो उसकी संरचना क्या होती है, वो किस तरह से कार्य करता है और मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं जिसकी वजह से नेत्रों में विकार आ जाता है और हम उनका संशोधन किस प्रकार से करते हैं। तो आइए लेसन को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेत्र जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हम जो भी देख पाते हैं संसार में, इतने सुंदर सुंदर रंग, इतनी सुंदर सुंदर सभी जीवों को देखना, पेड़ पौधों को देखना, इतनी सारी जो भगवान ने बनाई है सुंदर प्रकृति, उन सबको देखना, ये हम नेत्रों के द्वारा ही हमारे लिए संभव हो पाता है। तो हमारे उन नेत्रों की संरचना क्या है ये हमें जानना है। तो आइए देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। तो नेत्र जो होते हैं वो 2.3 सेंटीमीटर व्यास की छोटी बॉल जैसी संरचना होते हैं। छोटी बॉल जो होती है बच्चों, उसका व्यास क्या होगा, 2.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर व्यास की छोटी बॉल जैसी संरचना है जो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले ये आप चित्र भी साथ में ही देखते जाइए, यहाँ पर चित्र बनाया है मैंने। तो ये वो 3 परतें कौन कौन सी है। सबसे बाहर होती है दृढ़ पटल जिसे कहते हैं स्क्लेरा। फिर सेकंड होती है रक्तक पटल जो कहलाती है कोरोइड। और थर्ड पटल होती है रेटिना, इसे रेटिना ही कहा जाता है, हिंदी में इसको दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, तो 3 परतों दृढ़ पटल, रक्तक पटल और रेटिना से मिलकर बनती है। आगे की तरफ ये तीनों संरचनाएं थोड़ी उभरी हुई होती हैं। सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाती है। अब जो ये दृढ़ पटल आ रही है, ये सारी की सारी जो परतें हैं वो आगे की तरफ थोड़ी सी उभरी हुई हैं। तो ये दृढ़ पटल आगे की तरफ जो भाग बनाती है वो कहलाता है कॉर्निया। ये बच्चों देखिए, मैंने आंख का चित्र बनाया है। इस आंख में ये जो सफेद वाला पार्ट होता है वो कॉर्निया कहलाता है। इससे आपको रिलेट करने में मदद मिलेगी। अभी थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर एक और चित्र चलेगा, उससे भी आप देख सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं कि हमारी आंखों में कौन सी क्या चीज होती है। तो ये जो व्हाइट पार्ट होता है और ये जो सबसे बाहर उभर रहा है वो कहलाता है कॉर्निया। इस जहां से प्रकाश जो है वो अंदर प्रवेश करता है। आंख का रंगीन हिस्सा आइरिस कहलाता है और यह प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। अब ये जो प्यूपिल, ये जो कलर्ड वाला भाग है जिसकी आंखें, आइरिस जो है बच्चों हमारी आंखों के लिए, कलर के लिए उत्तरदायी होता है। किसी की आंखें हरी होती है, काली, भूरी, नीली, ये सभी आंखें आपने देखी होगी। तो आइरिस में वो पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से आंखों का रंग हमें दिखाई देता है। तो आइरिस जो होता है वो हमारी आंखों के कलर के लिए उत्तरदायी है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक छेद होता है, उस छेद को ये प्यूपिल कहलाता है और उस छेद को ये नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित कैसे करेगा कि अगर हम तेज धूप में चले गए, अगर हम तेज प्रकाश में चले गए तो प्यूपिल जो है वो उसका आकार छोटा कर देती है। जो आइरिस है वो प्यूपिल का आकार छोटा कर देती है ताकि कम जो प्रकाश है वो हमारी आंखों में प्रवेश करे। इसी प्रकार से यदि हम कम प्रकाश में आ गए हैं, अंधेरे वाले कमरे में हैं और बहुत ही छोटा प्रकाश, बहुत ही कम प्रकाश वहां पर है, तो ये हमारे प्यूपिल को फैला देती है जिससे आंखों में ज्यादा प्रकाश प्रवेश करे और हम अच्छे से देख पाए। तो देखिए, ये जो कलर्ड भाग दिख रहा है ये आइरिस कहलाता है।
ये यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये जो गोले वाला भाग है ये प्यूपिल कहलाता है। आप एक दूसरे की आंखों में या फिर आप दर्पण के सामने खड़े होकर भी अपनी आंखों को अगर ध्यान से देखें तो आपकी आंख के अंदर आपको वो जो कलर्ड पार्ट है उसके अंदर एक छोटा सा गोला दिखाई देगा, वही प्यूपिल है, और वो जो कलर्ड भाग है वो आइरिस है। रेटिना के आगे के भाग में पक्षमाभी पेशियों की सहायता से एक उत्तल लेंस स्थित होता है, जहां से वस्तु से टकराती प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित होती हैं। ये देखिए, ये रहा लेंस। इस प्यूपिल के अंदर ही लेंस होता है। तो ये लेंस जो होता है ये पक्षमाभी पेशियों की सहायता से, ये पेशियां हैं, पक्षमाभी पेशियों की सहायता से इस तरह से रेटिना वाली जो परत है उसमें लटका हुआ रहता है, उसमें स्थित होता है। और उत्तल लेंस होता है तो जब हम दूर का देख रहे हैं तो इसकी जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है और हम दूर का देख पाते हैं, और जब हम पास का देख रहे हैं तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे हम पास का आसानी से देख पाते हैं। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं वो इसके समंजन का काम करती हैं। जब हम दूर देखना है या जब हमें पास देखना है तो उस हिसाब से ये इसको समंजित करती हैं। रेटिना में फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। अब ये जो वाला रेटिना है इसके अंदर प्रकाश संवेदी जो कोशिकाएं हैं वो रोड रहते हैं और शंकु रहते हैं। ये दो तरह की जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर रहती हैं और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो रेटिना प्रकाश किरणों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिससे दृष्टि तंत्रिका यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती है और वस्तु हमें नजर आती है। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब अंध बिंदु पर उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। नेत्र के अंदर जो जेल जैसा द्रव भरा रहता है वो काचाभ द्रव कहलाता है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर इस लेंस के द्वारा जो किरणें अंदर जा रही हैं उनका परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो यहाँ पर इस रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेटिना होता है वो जो किरणें आ रही हैं, परावर्तित किरणें, उनको विद्युत आवेगों में, विद्युत संवेगों में ये परिवर्तित कर देता है, और विद्युत संवेगों में परिवर्तित करने के बाद ये जो दृक तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व उन संदेश को लेकर के, उन विद्युत संवेगों को लेकर के हमारे मस्तिष्क तक जाती है, जहां पर उस जो प्रतिबिंब बना है उसका विश्लेषण किया जाता है और कोई भी वस्तु हमें नजर आती है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो लेंस था हमारा वो उत्तल लेंस था, तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा और कहाँ प्राप्त होगा? तो प्रतिबिंब हमें पीत बिंदु पर, दृक तंत्रिका से थोड़ा सा ऊंचे एक बिंदु होता है, पीत बिंदु या फोविया इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पर ये प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यही वो स्थान होता है जो इस पूरे रेटिना में सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा स्पष्ट और बिल्कुल उसको आंतरिक रूप से बिल्कुल सबसे ज्यादा कलर्स वाला और सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से, आंतरिक रूप से भी हम उसको बहुत अच्छे से देख पाए, तो इस बिंदु पर ही, पीत बिंदु पर ही वो जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उत्तल लेंस है। तो आप सभी को लेंस वाला लेसन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस से जब बनते हैं तो छोटे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। तो ये गुण यहाँ भी इस प्रतिबिंब के अंदर होते हैं, और जब इसकी सूचना मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है तो मस्तिष्क उन सब का विश्लेषण करके और हमें बताता है, तो हमें वो जो प्रतिबिंब है वो हमारे दिमाग में सीधा हो जाता है, वास्तव में वो कितना बड़ा है उतना हो जाता है, और हम उसको वास्तविक स्थिति जो है उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो और जो जेल जैसा, इसके अंदर जो जेल जैसा द्रव भरा रहता है वो काचाभ द्रव कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये आंख का चित्र बना करके और ये आंतरिक संरचना बना करके और आपकी स्क्रीन पर जो चित्र चल रहा है उसे देख करके आप इन सबको रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करने के बाद अपनी आंख में और चित्र में आप बहुत अच्छे से समन्वय स्थापित करके आंख की संरचना का चित्र बना सकते हैं, और वो किस तरह से कार्य करती है, उसकी क्या क्रियाविधि है, ये भी आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। बच्चों,
अब हम पढ़ते हैं आंख की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है ये। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। जब हम चाहते हैं तो हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और जब हम चाहते हैं कि हम पास की वस्तुओं को देखें तो हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो यह जो समायोजित करने की क्षमता है वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो जब पेशियां शिथिल होती हैं तो वो लेंस को पतला कर देती है, लेंस जो होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, और इसकी फोकस दूरी, लेंस के पतला होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख पाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, और जब हम पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो जो पक्षमापी पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से लेंस जो होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कम हो जाती है, और हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। इसे नेत्र का निकटतम बिंदु या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहा जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि नेत्र का, एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर स्थित होता है। तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी एक जो बड़ा स्केल होता है उसके बराबर हम इतनी दूर पर वस्तुओं को रखें तो हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप चाहें तो प्रयोग करके देखें। अभी अभी आपके पास में जो बुक है या कॉपी है उसे पास लेते जाएं, आप देखेंगे कि आपकी आंखों पर जोर पड़ता जाएगा, और अगर आप इतना पास ले आए उसको तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आंखों के बिल्कुल पास होते हुए भी आप उस पर पढ़ नहीं पाएंगे। तो कम से कम भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखें किसी भी वस्तु को देखने के लिए, सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए, तो वही हमारी आंख का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके विपरीत वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, और सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। देखिए बच्चों, आसमान जो है, आकाश जो है वो अनंत दूरी पर है, सूर्य चंद्रमा अनंत दूरी पर है, फिर भी हम इन्हें देख पाते हैं। तो एक सामान्य नेत्र के देखने की जो परास होती है, कहां से कहां तक नेत्र देख पाते हैं, वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो एक सामान्य परास भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मनुष्य के नेत्र की जो देखने की सामान्य परास है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक है। अब देखते हैं हम दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो जैसा कि अभी अभी हमने समंजन क्षमता के बारे में पढ़ा था, तो उस समंजन क्षमता में कई वजह से कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उम्र के अनुसार, या कोई दुर्घटना घटित हो किसी के साथ में तो उससे भी उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो कौन कौन से जो दोष हैं वो मनुष्य में हो सकते हैं, तो देखिए 3 तरह के जो दोष हैं वो हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और होता है थर्ड जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो अब इन सभी के जो कारण, प्रभाव और निवारण है वो हम पढ़ रहे हैं, और इनसे संबंधित जो चित्र है वो भी मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। तो बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता वाले ये जो दोष हैं वो आपसे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल 100% है ये वाला क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगी कि ये जो लिखा हुआ है उसे आप नोट डाउन कर लें और याद भी रखें, और साथ में ही जो मैं समझा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करें। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, तो आप इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें उल्टा होता है। देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिख जाती हैं। भाई जैसे आपको नाम से पता चले कि निकट रखी वस्तुएं नहीं दिख रही होंगी, नहीं, उल्टा होता है इसमें कि निकट रखी वस्तुएं तो साफ दिख जाती हैं पर दूर रखी जो वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है, ये दोष क्यों हुआ, इसका क्या कारण है।
बच्चों इसको मैंने इस तरह से पॉइंट्स में लिख दिया है आपकी बुक में पैराग्राफ के रूप में। तो अगर आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो आपको लिखना और फटाफट एग्जामिनर को चेक करना जो होता है वो बहुत आसान होता है और हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, आप इसे फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कारण क्या है निकट दृष्टि दोष होने का? कि एक तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो होती है वो अधिक हो जाती है, ये जो लेंस है इसकी वक्रता काफी ज्यादा हो जाती है और ये पतला नहीं हो पाता। और दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा होना, ये जो नेत्र गोलक है वो जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इन दोनों कारणों से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसका प्रभाव इस ऐसा होने से क्या होता है? तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति में दूर बिंदु अनंत पर न होकर, जैसा कि हमने पढ़ा कि सामान्य मनुष्य के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, तो दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ये देखिए ये अनंत पर थी वस्तु जो कि नेत्र के पास आ गई है, पास नजर आती है, तो नेत्र के पास आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उससे पहले ही बन जाता है। अब वस्तु जो है वो दूर नहीं रही है, इस नेत्र के लिए पास आ गई है, तो अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनना रेटिना पर चाहिए, लेकिन अब वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले ही बन जाता है। इस वजह से जो दूर रखी वस्तु है वो हमें साफ नहीं दिखाई देती। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाए? तो इसके निवारण के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। अवतल लेंस जो होता है, ये देखिए अवतल लेंस लगाया है यहाँ पे। अवतल लेंस प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है, जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाता है। तो इस तरह से अवतल लेंस का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो जो प्रतिबिंब पहले ही बन रहा था वो वापस से रेटिना पर शिफ्ट हो जाएगा और हमें दूर रखी जो वस्तु है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष को हमने ये कारण, पहले तो हमने बताया कि क्या होता है, फिर इसके कारण, प्रभाव और निवारण और संबंधित जो तीनों चित्र हैं वो हमने बना करके और बता दिया है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के बाद बच्चों देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, या इसे दूर दृष्टि दोष भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो दोनों दोष हैं वो नाम से उल्टे हैं, तो इसमें भी दूर रखी वस्तु तो हमें स्पष्ट नजर आ जाती है, लेकिन पास रखी जो वस्तुएं होती है वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी काफी ज्यादा हो जाती है और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दोनों कारण से हमें जो पास रखी वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती हैं। इसके प्रभाव से क्या होता है कि ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों में निकट बिंदु जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है, तो वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर नेत्र से दूर हट जाता है। ये वाला चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा निकट बिंदु होना चाहिए ओडेश, जबकि ये दूर हो गया है, तो ये ओडेश जो है वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर से दूर दिखाई दे रहा है, तो दूर हट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके बाद बनता है। यहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, जो कि खिसककर उससे भी आगे चला जाता है। तो इसकी वजह से हमें निकट रखी जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाए? तो उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। उत्तल लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है, जिससे व्यक्ति पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तल लेंस वाला जो चश्मा है वो लगा दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। तो उसके बाद जो उत्तल लेंस होता है वो जो दूर स्थित बिंदु था उसको पास ले आता है और उसकी वजह से जो प्रतिबिंब है
वो वापस से रेटिना पर बन जाता है और हम पास रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया, दीर्घ दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं जरा दूरदृष्टिता, जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो इसके अंदर क्या होता है, जरा से ही नाम से पता चल रहा है, यानी कि बुढ़ापा, उम्र का अधिक हो जाना। तो आयु में वृद्धि के साथ पेशियों की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे निकट बिंदु के दूर हटने से पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई आने लगती है। पहले जो हमने पढ़ा दीर्घ दृष्टि दोष भी यही था बच्चों, पर उसके अंदर लेंस में प्रॉब्लम हुई थी उसकी, और ये जो है वो उम्र बुढ़ापे से पहले भी हो जाता है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है। लेकिन जरा दूरदृष्टिता का मतलब ही यही है, उससे अंतर ही यही है कि उम्र अधिक होने के कारण, और इसका जो कारण होता है वो मांसपेशियों का दुर्बल होना होता है या लेंस के लचीलेपन में कमी होती है। तो इस तरह से ये दीर्घ दृष्टि दोष से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस बुढ़ापे की वजह से निकट बिंदु के दूर हट जाने से पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। 40-45 साल की उम्र के बाद में ये जरा दूरदृष्टिता जो होता है वो परेशान करने लगता है। तो अब इसका कारण क्या है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि पक्षमाभी पेशियां जो कि उस लेंस को रखती हैं और उसकी वक्रता में परिवर्तन करती रहती है, समंजन क्षमता जिनकी जिम्मेदारी होती है, उस समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, दुर्बल हो जाती हैं वो पेशियां, और लेंस का जो लचीलापन होता है वो भी, उसका मोटा होना और पतला होना वो भी, उसमें भी कमी आ जाती है। इस वजह से ये जरा दूरदृष्टिता रोग हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस जो है वो चश्मे में प्रयोग किया जाए तो ये जो जरा दूरदृष्टिता है वो समाप्त हो जाता है। अब कभी कभी व्यक्तियों में दूरदृष्टि व निकट दृष्टि दोष एक साथ हो सकते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंसों वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ही चश्मे में ऊपर की तरफ अवतल लेंस बाहर दूर का देखने के लिए तथा नीचे की तरफ उत्तल लेंस पास का देखने के लिए स्थित होते हैं। द्विफोक्सी लेंस बच्चों, आपने आपके घर में बाबा, नाना, दादी वगैरह जो होंगे, ज्यादा उम्र वाले जो लोग होंगे, उनमें अधिकतर द्विफोक्सी लेंस जो है, क्योंकि उन्हें न तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता और न पास का स्पष्ट दिखाई देता, तो इसके निवारण के लिए एक ही चश्मे में अलग अलग चश्मे लगाओ। इससे ज्यादा डॉक्टर्स क्या करते हैं, चश्मे वाले आजकल होने लग गया है ऐसा कि एक ही चश्मे में दूर का और पास का दोनों ही जो लेंस है वो उसमें स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे लेंसों को कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस। तो ऊपर वाला जो रहता है, क्योंकि हम ऊपर देखेंगे तो नजर हमारी सामने होगी, तो सामने होगी तो ऊपर का देखने के लिए अवतल लेंस ऊपर की तरफ लगाया जाता है दूर का देखने के लिए, और पास का देखेंगे तो हम नीचे की तरफ दृष्टि करके देखेंगे, तो नीचे की तरफ दृष्टि करने के लिए नीचे वाले जो चश्मे का लेंस होगा वो उत्तल लेंस का होगा। तो इस तरह से एक ही चश्मे के द्वारा, द्विफोक्सी लेंस वाले चश्मे के द्वारा हम दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब आजकल संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस जो आते हैं अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा भी दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। कई लोग जो आजकल के बच्चे हैं वो चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो उससे शल्य चिकित्सा के द्वारा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा भी, कृत्रिम जो लेंस आते हैं बाजार में, उनके द्वारा भी ये जो संशोधन होते हैं, दृष्टि दोषों का संशोधन, वो संभव हो पाया है बच्चों। तो ये हमारे दृष्टि दोष और उनके संशोधन थे। आपसे एक जो दोष है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसको कहा जाता है, वो भी पूछ लिया जाता है बच्चों। इस लेसन में से जो दृष्टि है, मानव नेत्र वाले जो संरचना वाले जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अधिकतर इसमें से जो पूछा जाता है वो दृष्टि दोषों से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो अभी जो मैंने पूरे बोर्ड पर जो लिखा है 2-3 बार, उन सबको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न है, दृष्टि दोषों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके अवसद वाले, वस्तुनिष्ठ वालों में, खाली रिक्त स्थान वालों में और लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चंस में, सभी में, और यहाँ तक कि दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न वालों में भी, सभी में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको पता होगा कि मोतियाबिंद जो है वो अधिकतर आंखों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैटरेक्ट की समस्या सभी लोगों में होती है। तो होता क्या है देखते हैं।
कि कई कारणों की वजह से लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है, उस पर एक झिल्ली सी जम जाती है जिससे कि वो पारदर्शी नहीं रहता, उस पर प्रकाश को जाने के लिए रुकावट आने लग जाती है और प्रकाश प्रॉपर रूप से आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब नहीं बनता, और प्रतिबिंब नहीं बनता तो उस स्थिति में न तो हमें दूर का और न हमें पास का, दोनों ही तरफ का हमें स्पष्ट नजर नहीं आता। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए और पूरी झिल्ली पर ही वो परत छा जाए तो उस स्थिति में बिल्कुल हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। तो समय पर जैसे ही आपको लगने लगे आंख जो है वो सफेद सफेद, पुतली जो है हमारी वो सफेद सफेद सी नजर आने लगती है, तो जब ऐसा होने लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्या होता है ये कि अनेक कारणों से लेंस में झिल्ली जम जाती है जो प्रकाश की किरणों को आंख के अंदर जाने में रुकावट डालती है, इससे दृष्टि बाधित हो जाती है और यह मोतियाबिंद कहलाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा खराब लेंस को बाहर निकाल करके उसके स्थान पर उचित शक्ति का कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, जिससे पुनः हमारी दृष्टि वापस आ जाती है, हम पुनः अच्छे से देख पाते हैं। और चश्मा भी कई व्यक्तियों के चश्मा हट जाता है और कई बार चश्मे का उपयोग भी उन्हें करना पड़ता है। तो बच्चों ये थे सारे के सारे दृष्टि दोष और उनके संशोधन। अब हमने नेत्र की संरचना, उससे संबंधित दोषों के बारे में पढ़ा है, तो हम नेत्रदान न पढ़ें, तो नेत्रदान न पढ़ने से हमारा जो आंख का पढ़ना है वो ही बेकार हो जाता है। तो बच्चों कई सारे लोगों की जो आंखें हैं वो सिर्फ कॉर्निया के खराब होने की वजह से अंधता के शिकार हैं। वो लोग जो है बच्चे देख नहीं पाते, बच्चे बड़े सभी लोग हैं वो नेत्र में दोषों के कारण देख नहीं पाते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते कि जिंदा रहते हुए नेत्रदान कीजिए, पर मरने के बाद में नेत्र जो है वो किसी काम नहीं आ रहे हैं, तो मरने के बाद में यदि नेत्रदान कर लिया जाए तो एक व्यक्ति के नेत्रदान से 4 लोगों को जो दृष्टि है वो मिल जाती है। तो इस वजह से नेत्रदान जो है वो महादान के रूप में माना जाता है और मरने के 4 से 6 घंटों में नेत्रदान हो जाना चाहिए। इसके लिए जिंदा रहते हुए हमें ये संकल्प पत्र भरना है कि भाई हमारे मरने के बाद हमारे नेत्र जो है वो दान कर दिए जाएं। तो मरने के बाद जो घर वाले होते हैं वो तुरंत आपके पास में नंबर होता है, जब हम संकल्प पत्र भरते हैं तो वो जो टीम होती है वो आती है और बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। सिर्फ कॉर्निया वाला जो भाग है, नेत्र की संरचना हमने पढ़ी है अभी, तो सिर्फ जो कॉर्निया वाला भाग है वो ही नेत्रदान के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सिर्फ उसे ही निकाला जाता है। 15-20 मिनट में ये प्रक्रिया संपन्न होकर के और उसे नेत्र को ले जाकर वो बैंक में रख देते हैं और समय पर ही अन्य लोगों को, एक नेत्र से 4 लोगों को दृष्टि मिल सकती है, तो उनमें प्रतिस्थापित करके और उन्हें दृष्टि दी जा सकती है। तो बच्चों आइए इस लेसन को पढ़ते हुए, विज्ञान को पढ़ते हुए हम ये संकल्प करें कि हम भी समय आने पर नेत्रदान का संकल्प लेंगे और दूसरों की नेत्रों में हम ज्योति प्रदान करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ के इस वीडियो के अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे अंक में मैं लेकर आ रही हूँ कि प्रकाश से संबंधित अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं उनसे हम किस तरह से हमारे संसार को और सुंदर देख सकते हैं। तो ठीक है, इस लेसन को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे से आगे हेल्दी रहिए। थैंक यू बच्चों।